Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your business organization series, and in this part we are going to discuss about the types of partners. So पहले हमने पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग क्या होती है, इसके साथ हमने उसके फीचर्स को डिस्कस किया। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, किसके बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो अब इसे आप जरूर देखेंगे लास्ट तक, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। राइट गाइस, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बताऊंगी आपके चैनल जो है टेलीग्राम, उसको आप ज्वाइन जरूर करेंगे। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन, ताकि आप उसको रिवाइज करते जाएं इस वीडियो को देखते हुए। राइट गाइस, तो अगर आपको कोई और डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, हम पार्टनर्स को क्लासिफाई करेंगे बहुत सारे बेसिस पे। तो सबसे पहले जो बेसिस हम यहाँ पे लेने वाले हैं, जो बेस लेंगे वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे पार्टनर्स को। कितना पार्टिसिपेशन है उसके बेसिस पे हम पार्टनर को डिफाइन करते हैं दो टाइप में। एक है आपका एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स क्या होता है? जो होता है आपका एक्टिव, मतलब कि हर वर्किंग, डे टू डे वर्किंग और जो है आपकी बिजनेस में, उसमें क्या कर रहा है, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल एक्टिव है। इसे हम दूसरे नाम से चाहते हैं, जिसे कहते हैं हम वर्किंग पार्टनर। नेक्स्ट आता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? ऐसा पार्टनर जो सोया हुआ है। सोया हुआ इन द सेंस कि वो एक्टिव नहीं है, मतलब कि डे टू डे वर्किंग बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। ये पार्टनर्स क्या करते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो पैसा तो उसके पास बहुत लगाना चाहता हो, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, फिर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो वो पार्टनर क्या होते हैं? आपके स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। इन्हें हम डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं, जिसका मतलब भी होता है नॉट एक्टिव इन वर्क। राइट, सो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के शेयर में कैसे शेयरिंग होती है, उसके बेसिस पे हम पार्टनर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें जो पहला आता है वो होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है कि नॉमिनल है, बस नाम के, मतलब कि इन्होंने क्या किया, अपना नाम जो है पार्टनरशिप को दे दिया है। ना तो ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ना तो ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ना ही जब कैपिटल इन्वेस्ट किया एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, तो ना ही इनको कोई प्रॉफिट शेयरिंग से मतलब है। इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपना नाम दे दिया पार्टनरशिप फर्म को कि हाँ मैं भी इसका पार्टनर हूँ। कोई भी अगर एक्टिविटीज होती है बिजनेस की पार्टनर की, कोई भी कुछ भी वो लोग करते हैं, तो उसके लिए ये भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, एज ये भी क्या है, एक पार्टनर है। तो नॉमिनल पार्टनर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बेसिस पे ही प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे जो पार्टनर आता है वो आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट। मतलब ये पार्टनर जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट में होते हैं, इनको लॉस नहीं झेलना। अगर आपके फर्म में कोई लॉस है तो वो ये शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो वो ये शेयर करेंगे। इस कैटेगरी में जो आते हैं वो होते हैं माइनर पार्टनर, मतलब जिनकी एज क्या है, 18 से कम है। तो ये पार्टनर्स क्या होते हैं कि इनको सिर्फ आपके बिजनेस में फायदा है, मतलब अगर कोई फायदा हुआ तो उनको आप बांटेंगे, नुकसान हो तो आपको बेयर करना है। तो ये क्या है, आपके पार्टनर्स इन प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट। बिहेवियर एंड कंडक्ट के बेसिस पे भी हम पार्टनर्स को क्लासिफाई करते हैं। जो पहला क्लासिफाई है वो है आपका पार्टनर्स बाय स्टूपल। पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो पब्लिक में एक इंप्रेशन देते हैं कि वो क्या है, पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म के, मतलब पब्लिक में यही दिखाते हैं, इंप्रेशन देते हैं कि वो क्या है, इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है। लेकिन ये जो पार्टनर्स होते हैं कोई प्रॉफिट शेयरिंग में इनका कोई भी हिस्सा नहीं होता है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दी जाती है। लेकिन जो भी लायबिलिटीज होती है पार्टनरशिप फर्म के, उसके लिए क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। इसी तरीके के पार्टनर आते हैं, वो होते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। वहां पे वो दिखा रहे थे पब्लिक को कि हम पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि अगर जो पार्टनर्स हैं फर्म के, उन्होंने किसी एक पर्सन को ऐसे कह दिया या रिप्रेजेंट कर दिया कि ये भी पार्टनर है हमारे पार्टनरशिप फर्म का, और वो जो पर्सन जिससे कहा है कि तुम भी पार्टनर हो हमारे पार्टनरशिप फर्म के, वो इस बात से डिनाई नहीं करता कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं हूं, ये बात तो सही नहीं है, वो मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, डिनाई नहीं करता है कि हाँ मैं भी पार्टनर हूं इस पार्टनरशिप फर्म का, तो वो क्या हो जाता है, एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वो क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। राइट, तो ये पार्टनर जो होते हैं इनको भी प्रॉफिट शेयरिंग में कोई हिस्सा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं शेयर करने को मिलता है। लेकिन जो भी लायबिलिटीज होती है, एज ए पार्टनर बन गए पार्टनरशिप फर्म के, तो जो भी लायबिलिटीज होगी, जो भी नुकसान होगा, वो ही क्या करेंगे, बियर करेंगे। तो ये जो होते हैं वो होते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। गाइस, वी आर डिफाइनिंग द नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ योर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बेसिस पे जो पहला क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा आपका लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है बस उतनी ही लायबिलिटी उनकी है, उससे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो वो नहीं देंगे। जितना कैपिटल लगाया आप उससे कवर अप कर सकते तो आप कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इनको मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं दिया जाता, एज इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो इनका जो कंट्रोल होता है मैनेजमेंट में वो नहीं होता है। ये एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है,
ये इनको राइट है, लेकिन मैनेजमेंट कंपनी की जो वर्क है, मतलब जो पार्टनरशिप है उसके वर्क है, उस पर इनको कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। इनको हम स्पेशल पार्टनर के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। जो लास्ट आपका आता है वो आता है जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर मतलब वही पार्टनर जो हम लोग हैं, मतलब कि यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड, आप डे टू डे वर्किंग में पार्ट करते हैं, आपका जो है डिसीजन लेने की आपके पास पावर है, आप प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ये सारी चीजें हैं, वो जनरल पार्टनर है जो साधारण पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस किया कि पार्टनर्स के टाइप, लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो ये आपका जो ये लिमिटेड पार्टनर्स है वो आपके इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये फॉरेन कंट्रीज में है, यूरोपियन कंट्री में, यूएसए, यहाँ पे आप देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंडिया में जनरल पार्टनर ही होते हैं जिनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, राइट गाइस। यहाँ पे हमने पार्टनरशिप को डिस्कस किया कि कितने टाइप के आपके पार्टनर्स हैं, उसको हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैटेगरी। तो आप इसको याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। So now guys we are starting with this important topic, that is what is partnership deed। इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप को समझा कि पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी पर्पस को लेके आते हैं, मिलते हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लॉस को बियर करते हैं, तो ये क्या होता है, पार्टनरशिप होता है, ठीक है। अब जो ये पार्टनरशिप आपकी होती है, इसमें क्या होता है कि आप इसमें जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हमने बिजनेस में इतना इतना प्रॉफिट शेयर करना है, ये रेशियो होगा, अगर कोई लॉस आता तो वैसे वैसे बियर करेंगे, तो जो भी आपने डिसाइड किया है वो या तो आप बोल रहे हैं वहां पे ओरली, या तो आप रिटर्न फॉर्म में उसको लिखते हैं। और सबसे ज्यादा सजेस्टेबल आपको क्या होता है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करें, ताकि अगर आगे जाके कोई भी पार्टनर्स में लड़ाई होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर साथ आपकी अच्छी बनी रहे, कभी कभी क्या होता है पार्टनर्स हो सकता है उनका दिमाग में कुछ और चलने लग गया, उनको लगा कि नहीं, अब आगे वो पलट गए कि ये रेशो पे क्यों हम करेंगे शेयर, नहीं अब मैं रेशो चेंज करना चाहता हूं, तो वहां क्या होगा, लड़ाई होने लग जाएगी, एसेट को लेके होने लग जाएगी, लायबिलिटीज को लेके होने लग जाएगी। तो ये सारे केओस ना आए, इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप जो पार्टनरशिप है उसको क्या करें, रिटर्न कर ले, मतलब कि डॉक्यूमेंट में बकायदा लिख ले कि क्या क्या चीजें हैं, हमने क्या क्या डिसाइड किया है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई बहस होती तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है आप वो शो कर सकते हैं। कोर्ट में भी केस जाता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि नहीं ये बात गलत है, ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, और इनके भी साइन है, स्टैंप है, तो वहां पे लड़ाई झगड़े की क्या होगा कि आप सुलझा पाएंगे। तो इसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब जब आप एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में कर लेते हैं, उसमें सिग्नेचर होते हैं आप सबके पार्टनर्स के, स्टैंप होता है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी पार्टनरशिप डीड बन जाती है, ठीक है। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी बातें होती है कि आपकी पार्टनर्स में क्या क्या पार्टनर्स होंगे, क्या क्या नेम है आपकी फर्म का, कैसा आपका फर्म का नेचर है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं, सबके साइंस होते हैं, आपके पार्टनर्स के स्टैंप होता है, और फिर ये पूरी प्रॉपर आपकी पार्टनरशिप डीड जो है वो बनके तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें हैं जो आप इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में अगर आप एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो आपको जल्दी याद होगा कि पार्टनरशिप डीड में आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उस बिजनेस का नेम सोचेंगे, तो वहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे कि इस बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द बिजनेस। उसके बाद क्या आएगा, जब आपने बिजनेस का नेम डिसाइड कर लिया, फिर आपका बिजनेस कहाँ है, ठीक है, वो एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, वो आप पूरी मेंशन करेंगे कि इस जगह हमारा बिजनेस है। फिर जब आपने लोकेशन डिसाइड कर ली, नेम डिसाइड कर लिया, बिजनेस बन गया, इसके बाद आपको क्या करना है कि इस बिजनेस में कितने लोग हैं, पार्टनर्स कौन से हैं, उन पार्टनर्स की क्या क्या नेम है वो आप करेंगे, ठीक है। अब पार्टनर्स आ गए, पार्टनर्स के नेम हो गए। अब पार्टनर्स आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आए होंगे, कैपिटल लाए होंगे, तो कितनी कैपिटल लाए, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल लाए, वो भी डीड में आ जाता है कि आप इतनी कैपिटल लाए, उतनी कैपिटल लाए, ठीक। इसके अलावा कि पार्टनर्स कैपिटल लाए हैं, और इसके बाद वो पार्टनर्स कैपिटल लाए हैं, दिया है, पैसा लगाया, तो वो प्रॉफिट भी तो शेयर करेंगे, तो आपका पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है कि किस रेशियो में आप जो प्रॉफिट है पार्टनर वो शेयर करेंगे। इसके बाद मान लिया प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो क्या कोई लायबिलिटी नहीं शेयर करेंगे, लायबिलिटी भी शेयर करेंगे, तो लायबिलिटी शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कोई लॉस बियरिंग रेशियो क्या होगा, वो भी आपको इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना रहता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप हमने देखा कि लॉस बियर करेंगे, ठीक है, लायबिलिटी है, ये है। आप कभी हो सकता है कि पार्टनर को लोन लेना पड़ जाए, तो लोन वो अपने पार्टनरशिप से ही ले सकता है पैसा, ठीक है। तो पार्टनर से अगर लोन लिया है तो वो लोन का अमाउंट क्या होगा, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो भी अपने पार्टनरशिप में आप मेंशन कर सकते हैं डीड में। लोन भी ले सकता है, कैपिटल दी है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा उसके, तो कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है ये आप मेंशन करेंगे। ड्रॉइंग्स पे कितना इंटरेस्ट देना है वो मेंशन करेंगे। ड्रॉइंग्स क्या होता है कि जब कोई पार्टनर किसी फर्म से, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जब या तो कोई एसेट ले लिया, पैसे लिए, तो वो होती है ड्रॉइंग्स। तो उस ड्रॉइंग्स में जो पार्टनर होता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है जब तक वो
वापस ना कर दे तो वो इंटरेस्ट कितना होगा वो भी आप अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है ताकि कोई भी क्योस ना आए। इसके अपार्ट आप बहुत सारी जो भी ड्यूटीज है, पावर है, कितनी पावर किसके पास क्या होगी, किसकी क्या ड्यूटी होगी, इस पार्टनर की ये ड्यूटी, वो सारी चीजें मेंशन करते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस कैसे होगा, एक्टिव पार्टनर है तो उसको हम लोग कितना रेम्यूनरेशन सैलरी देंगे, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। अगर फर्म बंद हो गई, अब तो ओपन हुई, हमने डिस्कस किया, फर्म बंद हो गई तो डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर बंद करना पड़ गया तो क्या क्या किसको कितना मिलने वाला है, वो सारी चीजें आप मेंशन करते हैं। तो ये क्या होती है, एक पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड बिल्कुल आपको क्लियर होगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट। अगर आप भी किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आप भी चाहेंगे कि हम बिल्कुल क्लियर कर सब लिख लें कि हाँ ये चीज ऐसे होगी, ताकि बाद में अगर कोई कहता है, पलटता है कि नहीं ये चीज तो ऐसे नहीं होनी थी, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि नहीं ये चीज ऐसे होनी थी और ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। इसके क्या पार्ट आपको बहुत सारी चीजें जो लग रही है कि हाँ ये भी आ सकता है पार्टनरशिप डीड में, तो वो सारी चीजें भी पार्टनरशिप डीड में आपकी आएंगी। वो सारी चीजें इंक्लूड होती है जो बिल्कुल क्लियरिटी एक दे दे पार्टनरशिप में कि क्या क्या चीजें इसमें है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसकी क्या क्या चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले पास में हमने पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर को देखा, वहां पे हमने बहुत सारी डीमेरिट्स को देखा, एनालाइज किया कि कौन कौन सी डीमेरिट्स जो दोनों में कॉमन थी। पहले तो हम लोगों ने देखी कि जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन द सेंस कि ज्यादा कैपिटल नहीं होती। सोल ट्रेडर में वो एक पर्सन होता है जो अपनी पैसे लगा रहा होता है, या अपनी फैमिली से लेके या फ्रेंड से लेके, जिससे भी लेके। और पार्टनर में क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं, जितने भी पार्टनर होते हैं 20 तक लिमिटेड है। ठीक है, बैंकिंग केस में 10। तो वही पार्टनर जो होते हैं अपनी कैपिटल जो होती है वो लगा रहे होते हैं, बस उतनी ही कैपिटल होते हैं, लिमिटेड होती है। बट इन केस ऑफ कंपनी क्या होता है कि जो कैपिटल होती है वो आपकी हो जाती है अनलिमिटेड। तो एक ये चीज हम देख के क्या करते हैं, कंपनी को फॉर्म करना का सोचते हैं। नेक्स्ट जो डिमेरिट वहां पे दोनों में था वो था कि जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर आपका कोई इतना बड़ा लॉस हो गया फर्म में तो आपके जो एसेट है फर्म की वो तो जाएगी जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको अपना पर्सनल भी चीजें बेचनी पड़ गई इसको पूरा करने के लिए तो वो भी आप करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या कर रही थी, एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज कर रही थी इस फर्म को रन करने में। ठीक है, और वहाँ पे मेंबर की भी लिमिटेशन होती है, आप ज्यादा नहीं ला सकते, तो वो भी एक कहीं ना कहीं डीमेरिट थी। तो इन सारे डीमेरिट को पूरा करने के लिए, हटाने के लिए हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दैट इज आवर कंपनी। कंपनी क्या करती है, सारी लिमिटेशन को जो पार्टनरशिप और आपको इसमें देखने को मिल रही थी सोल ट्रेडर में, उनको क्या करती है, पूरा करती है। तो ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कंपनी क्यों आती है। राइट, अब कंपनी क्या होती है इसकी मीनिंग को हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये क्या होती है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है पर्सन को जो एक साथ आते हैं किसी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, और जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है वो लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कंपनी क्या है कि वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्सन की, बहुत सारे पर्सन हैं, वो लोग क्या कहते हैं वॉलेंट्री मतलब अपनी विलिंगनेस के साथ आते हैं। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ ने जो भी निर्धारित कर रखे हैं कि आपको इसको कैसे फॉर्म करना है, उन सारे प्रोसेस को फॉलो कर करके इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। और मेन पर्पस क्या होता है, किसी बिजनेस को रन करना, मतलब किसी पर्पस को लेके आना और उसके रिगार्डिंग बिजनेस जो है उसको आप क्या करें, रन करें। तो ये होती है आपकी कंपनी। ठीक है, तो अगर हम कंपनी को एक प्रॉपर डेफिनेशन में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन इन द सेंस कि जैसे हम लोग पर्सन है उसी तरीके से कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में प्रॉपरली कि कैसे ये आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कंपनी एक्ट के तहत जितने भी प्रोसेस आपको बताए जाते हैं कि ये स्टेप फॉलो करके आप कंपनी का एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं, उन चीजों को फॉलो करके हम इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। मतलब कि इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, अलग होती है इसके मेंबर से। मतलब जिसके मेंबर में अगर कुछ भी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी या कंपनी खत्म हो जाएगी, जैसा कि डिसएडवांटेज में था सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एंटिटी क्या है, सेपरेट है, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कि कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है इसकी, एंड कॉमन सील। और इसकी क्या होती है, कॉमन सील होती है, एक मुहर होती है जिसके थ्रू ये क्या करता है, सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन सब में क्या करता है, एंटर करता है। इसका खुद का क्या होता है, सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पे हम इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझेंगे इसके फीचर्स के थ्रू जो कि हैं आपकी कंपनी से रिलेटेड। सो यहाँ पे कंपनी की कौन कौन से फीचर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे आता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि कंपनी की जो एंटिटी होती है वो क्या होती है, सेपरेट होती है, अलग होती है उसके मेंबर से। मतलब कि कंपनी जो होता है उसकी सिंस पहचान अलग है, तो एज अ डिफरेंट एंटिटी, एज अ सेपरेट एंटिटी वो क्या कर सकती है, अपने ही नाम पे, लाइक मेरी कंपनी का नाम है निहारिका लिमिटेड, तो मैं अपने ही नाम पे, मेरी जो कंपनी है उसी के नाम पे क्या कर सकती हूँ, मेरा ही कंपनी का बैंक हो सकता है, कंपनी अपने ही नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है कि ये कंपनी एंटर कर रही है। आपके मेंबर्स का नाम नहीं आप लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, कंपनी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, ठीक है, कंपनी अपने ही नाम पे लोन ले सकती है। तो ये क्या कहता है कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब मेंबर्स, इसकी पहचान क्या होती है, डिफरेंट होती है। सोल ट्रेडर में क्या थी कि सोल ट्रेडर जो पर्सन है और जो उसका बिजनेस है वो आपस में क्या है, एक है, या पार्टनर्स भी आपस में एक है, कुछ भी करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, वो करेंगे तो उनके मेंबर्स का ही नाम और उनकी कंपनी का नाम, मतलब उनके मेंबर का नाम और उनके जो फर्म का नाम है वो सब क्या है, एक है, सेम है, वही लोग कर रहे हैं। बट कंपनी के क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब उसकी पहचान क्या है, अलग है उसके मेंबर्स से, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर हेयर, दैट इज योर कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्या होता है कि कंपनी की खुद की क्या होती है, मोहर होती है, जिसके थ्रू वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या जो भी डिसीजन लेती है उसमें क्या करती है, एग्री करती है या एंटर करती है। मतलब कि यहाँ पे जो कॉमन सील होती है मतलब कंपनी का खुद का एक सिग्नेचर होता है, खुद का एक स्टैम्प होता है जो उसको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंटर करने के लिए। अगर कंपनी ने कोई भी एग्रीमेंट कर लिया तो वहाँ पे वो क्या कर सकती है, अपना स्टैम्प या मोहर जो कॉमन सील है वो लगा सकती है, जो ये कहेगा कि हाँ इस कंपनी ने मेरे साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। वहाँ पे आपको जितने भी आपके सिंस यहाँ पे मेंबर मैक्सिमम भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी, तो ये नहीं कि आप अगर आपके लाखों मेंबर तो आप वहाँ आके उनसे सबसे साइन कराएंगे। कंपनी की खुद की क्या होती है, कॉमन सील होती है, जिसके थ्रू वो एग्रीमेंट में क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, या परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है कि जो कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है। मतलब कि कंपनी जो होती है वो हमेशा रन करती रहती है। ये नहीं है कि अगर उसके मेंबर में किसी की डेथ हो गया, रिटायर हो गया तो वो कंपनी भी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कंपनी हमेशा चलती रहती है, भले उसके मेंबर में कुछ भी हो रहा हो, किसी को भी कुछ हो रहा है। लाइक शेयर होल्डर है, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं जो आपने ऐसे शेयर खरीद लिया इस कंपनी का, तो आज भी कंपनी शेयर होल्डर बन गए, फिर आपने वहां से विड्रॉ करा दिया, अपना शेयर किसी और को बेच दिया, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी नहीं बंद होगी, कंपनी का क्या होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। तो ये आप याद रखेंगे इसके इंपॉर्टेंट फीचर में। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहाँ पे क्या होता है, एक एडवांटेज होती है जो आपको सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में नहीं मिलती है, कि आप अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को। लाइक मैंने शेयर खरीदा है कंपनी का, मैं ये शेयर कल को किसी और पर्सन को भी बेच दे सकती हूँ, वो उस कंपनी का ओनर बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट मिलता हो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता था। यहाँ पे आपको बेनिफिट है कि यहाँ पे क्या कर पाएंगे, आप अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। आप किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कि आप कंपनी जाके पूछेंगे मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ये आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी कंपनी का। मूविंग टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों में क्या होता है, सेपरेशन होता है। ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, लाइक आपको पता है कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो उसके आप क्या हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं। जितने भी शेयर खरीदो, जितने परसेंट का शेयर हो, आप उसके परसेंट के क्या हो जाते हैं, उसके ओनर हो जाते हैं। तो एक कंपनी के बहुत सारे ओनर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी के अनलिमिटेड ओनर हो सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि वो सारे ओनर उसकी कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते होंगे, ऐसा नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो सब एग्री करके आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD अपॉइंट करते हैं, जो उस कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका सेपरेशन हो जाता है यहाँ पे ओनरशिप का फ्रॉम मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि जैसे कि जितने भी आप शेयर होल्डर है, जितना भी परसेंट आप शेयर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके पास है उतने ही की लाइबिलिटी जो है वो आपकी लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपको देनी पड़ेगा, कंपनी को कोई नुकसान हो, कंपनी को कोई नुकसान हो तो वो कंपनी का नुकसान है, वो कंपनी देखेगी। आपकी जो लायबिलिटी है उतनी ही लिमिटेड है जितना आपके पास शेयर है। सपोज करें कि आपने 10 रुपीज़ का शेयर आपके पास है, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो 10 रुपीज़ शेयर तक ही है। अगर आपने पूरा पेड अप कर दिया तो वहाँ पे भी आपकी ज़ीरो लायबिलिटी हो जाती है उस केस में, राइट। सो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ये जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपकी कंपनी के, ये डिफाइन करते हैं आपकी कंपनी को। प्रॉपरली यहाँ पे डिस्कस किया है। एक इंपॉर्टेंट फीचर रह गया जो मैं वो डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कि जैसे कि हम लोग होते हैं वैसे ही कंपनी भी, कंपनी मतलब ये तो नहीं है कि लिविंग है, खाती पीती चलती वलती है,
लेकिन कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है कि जैसे कि एक पर्सन एंटर करता है, जैसे कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं उसी तरीके से कंपनी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। जैसे हमारा कोई बैंक अकाउंट हो सकता है वैसे कंपनी का भी नाम पे उसका बैंक अकाउंट हो सकता है। जैसे हमारी एक सिग्नेचर होती है वैसे कंपनी की भी मोहर होती है। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम चलते फिरते किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं सामने वाली पार्टी के साथ, वैसे कंपनी भी अपने नाम पे ये सारी चीज़ें कर सकती है, इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका कंपनी का। सो आई होप कि आपको ये सारे फीचर्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ कंपनी। सो सबसे पहले जो बेसिस आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब किस तरीके से आपने इनकॉर्पोरेशन कराया है उसके बेसिस पे हम लोग कंपनी को दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। so, पहला पार्ट जो हम डिस्कस करने हैं वो है आपका स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, ये ऐसी कंपनी होती है जो पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग स्पेशली क्या करी जाती है, फॉर्म करी जाती है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसके जो लॉ है, प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग हम इस स्टैट्यूटरी कंपनी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं और इसको हम एक स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल काम के लिए, स्पेशल वर्किंग के लिए फॉर्म करते हैं। बेसिकली ये पब्लिक कंपनीज के अंदर आती हैं, मतलब ऐसी कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर में बिलोंग करती है, मतलब गवर्नमेंट पे जो है उनका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी का हमने पहले देखा कि ये पार्लियामेंट का जो लॉ है, लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म की जाती है। दूसरा इनका स्पेशल पर्पस होता है, स्पेशल वर्किंग के लिए इन्हें फॉर्म किया जाता है। और पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो इसमें आती हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आपकी स्टेट्यूटरी कंपनी है। इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, आपकी एक स्टैट्यूटरी कंपनी, मतलब एक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म की गई है। इनका स्पेशल पर्पस है, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बाकी बैंक्स को हैंडल करती, कंट्रोल करती, जितने भी बैंक्स हैं आपकी कंट्री की। तो ये क्या है, आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी है। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है जो अपने आप को रजिस्टर कराती है कंपनी के रजिस्ट्रार के थ्रू योर कंपनी एक्ट, मतलब कि अ कंपनी विच रजिस्टर इटसेल्फ विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013, ये कहलाती है आपकी रजिस्टर्ड कंपनी। मतलब आप जब एक कंपनी अपने आप को पूरी प्रॉपर जो प्रोसेस है आपके इनकॉर्पोरेशन के रजिस्ट्रेशन के कंपनी एक्ट के अंदर उनको फॉलो करते हुए अपने आप को रजिस्टर कराती है, वो आती है आपकी रजिस्टर कंपनी। इसमें बेसिकली आपकी प्राइवेट कंपनीज जो है वो आ जाती है। राइट, सो ये हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी टाइप्स। लाइबिलिटी के टाइप्स के बेसिस पे भी हम कंपनी को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसमें जो लाइबिलिटी होती है उनके मेंबर की वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कोई भी नुकसान अगर कंपनी को होता है तो मेंबर अपनी पर्सनल एसेट, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ऐसी कंपनी इंडिया में बहुत कम जो है वो एग्जिस्ट करती है, ज्यादा नहीं होती है, रेयरली फाइंड होती है। तो ये क्या है, आपकी अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट इसके अंदर आती है कंपनी गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब ऐसी कंपनी जो गारंटी के थ्रू क्या है, लिमिटेड है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं आपकी कंपनी के वो क्या करते हैं, कंपनी को गारंटी देते हैं कि इतना अगर नुकसान हुआ तो वो पूरा करेंगे अपार्ट फ्रॉम देयर शेयर ओन। मतलब जितना उनके पास शेयर है उतना तो उनको देना ही पड़ता है, लिमिटेड लायबिलिटी में जितना हमने पढ़ा है। लेकिन उससे ज़्यादा जो गारंटी है वो देते हैं कि अगर सपोज करें मेरे पास 10 रुपए का शेयर है तो मैं इतने का तो पैसा दूंगा ही दूंगा, लेकिन इसके अलावा अगर कंपनी को इतना होता है तो मैं इसका 10% और नुकसान बियर करने को तैयार हूँ। इस तरीके की वो गारंटी देते हैं एक कंपनी को। और ये जो गारंटी होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होती है, मेंशन होती है कि आपने कंपनी के मेंबर ने इतनी गारंटी दी है कि अगर नुकसान होगा तो इतना डेट जो है वो पूरा करने में मदद करेंगे। राइट, तो इसको पूरे ऑफिशियली हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कंपनी में। और इस ये की जो कंपनी होती है वो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। मतलब इनका मेन मोटिव बिजनेस का जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट जो भी होती है ऑर्गेनाइजेशन वो इसके अंदर, वो कंपनी इसके अंदर आ जाती है। लाइक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, क्लब्स हो गई, ये सारी चीजें क्या आती है आपकी इसके अंदर आती है। दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज अंडर दिस, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। यहाँ पे हमने पढ़ा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें हमने गारंटी दिया अनलिमिटेड। यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। मतलब जितने आपने शेयर ओनर हैं आप उस कंपनी की, उतनी ही लायबिलिटी जो होती है आपकी लिमिटेड होती है। कोई नुकसान होता है तो उतना ही नुकसान जो है वो आपको बियर करना पड़ेगा, बाकी आपकी कोई गारंटी नहीं होती। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर।
सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की बेसिस में हम दो टाइप को क्लासिफाई करते हैं कंपनी को, डेट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सबसे पहले बात करने वाले हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। ये कंपनी वो कंपनी होती है जो फॉलोइंग फीचर को कंसिस्ट करती है। मतलब पहला फीचर ये होता है कि ये जो उनके ओनर्स होते हैं, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको ये राइट नहीं देती कि वो अपने शेयर को क्या करे, ट्रांसफर करे किसी थर्ड पर्सन को। मतलब इट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आप यहाँ पे शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। दूसरा यहाँ पे मेंबर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मतलब मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। अगर 200 तक मेंबर है तो आपकी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, लेकिन अगर आपके मेंबर ज्यादा बढ़ गए हैं तो आपको या तो शिफ्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे मेंबर्स की भी लिमिटेशन होती है आपके प्राइवेट कंपनी में। और थर्ड जो फीचर आता है वो ये आता है कि आपके जो भी शेयर होल्डर हैं वो अंदर के ही होंगे। मतलब कि आप बाहर से पब्लिक को इनवाइट नहीं करते कि वो आपके शेयर खरीदे और आपके कंपनी के शेयर होल्डर बने, तो ये राइट भी नहीं होता है प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। तो ये होती है आपके प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी आर दोज कंपनी विच आर नॉट प्राइवेट कंपनी। मतलब जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। मतलब जो फीचर प्राइवेट कंपनी के थे वो फीचर पब्लिक कंपनी के नहीं होते, अपोजिट होते हैं। मतलब पहला तो ये राइट देती है अपने शेयर होल्डर को कि वो अपना जो ट्रांसफर है शेयर वो कर सकते हैं थर्ड पर्सन को बिना पूछे कंपनी को। इनको कोई जरूरत नहीं पूछने की कि वो कर सकते नहीं कर सकते, इनके पास राइट है कि वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि यहाँ पे मेंबर की क्या होती है, मिनिमम तो 7 होते हैं लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड, राइट। और थर्ड जो फीचर आता है वहां पे क्या था कि आप पब्लिक को नहीं इनवाइट करते अपने शेयर को खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि वो आपके शेयर को खरीदे, सब्सक्राइब करे और वो क्या हो जाए, उसकी शेयर होल्डर बन सकती है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसका क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के बेसिस पे। नेक्स्ट इसमें आ जाती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट की हो, मतलब ऐसी कंपनी जिसके 51% मिनिमम या उससे ज्यादा शेयर होल्डर क्या हो, गवर्नमेंट के पास हो। पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो। वो सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है और ज्वाइंटली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो ये है आपकी गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मूविंग टू नेक्स्ट जो हम क्लासिफाई करने वाले हैं वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कितने एरिया में ऑपरेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें आती है 2 टाइप, दैट इज नेशनल कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी। नेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो जिस कंट्री में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है बस उसी कंट्री के बाउंड्री के इर्द गिर्द क्या कर रही होती है, ऑपरेट कर रही होती है, अपना ऑपरेशन कर रही होती है, वो होती है आपकी नेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, जैसे जो कंपनी अपनी कंट्री में जिस कंट्री में रजिस्टर्ड है उसमें तो वर्क कर रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो बाकी कंट्रीज में भी अपना वर्किंग कर रही है, उसका बिजनेस रन अप हो रहा है, तो वो क्या होती है आपकी मल्टीनेशनल कंपनी होती है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन जो होता है आपकी कंपनी का ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप, ये सारे बेसिस हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप की कंपनी जो है वो आपकी हो जाएंगी। यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, इनके क्या फीचर्स हैं। इसलिए कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। So now guys we are going to start with the company merit and demerit. So before starting this we will discuss कि क्या होती है आपकी कंपनी इन शॉर्ट, ताकि आपको एक क्लियरेंस मिल जाए अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे। तो कंपनी का हमने डेफिनेशन देखी थी, प्रॉपर डेफिनेशन देखी थी जो हमें एक्ट के थ्रू मिली है, वो हमने देखी थी कि कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, या मैंने आर्टिफिशियल पर्सन को एक्सप्लेन किया था कि मतलब हम लोग की तरह, जैसे हम लोग पर्सन है, हम लोग की तरह वो क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है। मतलब कि जैसे हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारा बैंक अकाउंट हो सकता है, हमारे नाम पे सिग्नेचर हो सकते हैं, उसी तरीके से कंपनी के भी क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब एक नकली इंसान की तरह कंपनी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि कंपनी एक्ट जो कहता है उसके तहत ही इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फर्दर प्रोसेसिंग भी इसके आगे उसी के अकॉर्डिंग होती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, आपका क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी को मैंने डिफाइन किया था कि लीगल एंटिटी क्या होती है, अलग होती है। जैसे सोल ट्रेडर में हमने देखा और पार्टनरशिप में देखा, वहां क्या होता है कि अगर पार्टनर या सोल ट्रेडर को कुछ भी हो गया तो आपका जो बिजनेस है उसको भी हैम्पर वो करेगा, वो भी उसकी वजह से क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एंटिटी क्या है, सेम है, जो ओनर है वही बिजनेस है, बिजनेस है ओनर है, दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। बट यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कि अगर शेयर होल्डर में से कोई शेयर होल्डर आज को चला भी गया, छोड़ भी दिए, तब भी कंपनी का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ने वाला है।
कंपनी कंटिन्यू जो है वो अपना एग्जिस्टेंस में रहेगी और उसकी वर्किंग पे भी उसका कोई सच प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब सेम होता है कि कंटिन्यू एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की, वो कभी बंद नहीं होती है, चलती रहती है। शेयर होल्डर आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, कोई छोड़ता है, किसी की डेथ भी हो जाती है, बट कंपनी को उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड कॉमन सील, की कंपनी का खुद का मोहर होता है, सिग्नेचर होता है, जिसके थ्रू क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। तो यहाँ पे हमने कंपनी को एक बार और डिफाइन किया ताकि जो हम एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं उसमें आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज है आपकी कंपनी की। तो सबसे पहले जो मेरिट आ जाती है आपकी, वो आ जाती है लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल से मतलब क्या समझ में आता है आपको कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो ज्यादा अमाउंट में होती है इस कंपैरिजन टू योर सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सोल ट्रेडर में जितने मेंबर होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, पार्टनरशिप में 20 तक की लिमिट होती है, मतलब जो नॉन बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में भी 10 हो जाती है, तो उतने ही लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल ला सकते हैं। सोल ट्रेडर में बस वो 1% लाता है, लेकिन कंपनी में, आपके पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, इतने लोग आपके मेंबर हो सकते हैं। तो वहां पे जब इतने लोग जब पैसा मिला रहे होंगे तो क्या होगा, आपकी कंपनी में पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा, कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी एडवांटेज है आपकी कंपनी की। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप सोल ट्रेडर में देखा हमने क्या होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कि कोई भी नुकसान अगर हुआ तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है लोगों की वो भी चली जाती है उसको पूरा करने के लिए। कंपनी में ऐसा क्या होता है कि ये नहीं होता कि अगर आपकी कंपनी को कोई नुकसान होगा तो जो शेयर होल्डर उसकी भी पर्सनल प्रॉपर्टी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना शेयर होल्डर की फेस वैल्यू उसके पास है, मतलब जितना जो शेयर होल्डर जितने वो शेयर ले रहा है, शेयर है उसके पास, उसकी जो फेस वैल्यू, सपोज करें उसके पास 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू, तो बस उसके लिए वो जिम्मेदार है। नुकसान होगा तो वो उतना ही पे ऑफ करेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं। तो लायबिलिटी क्या होती है यहाँ पे आपकी, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट हियर, दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होती है आपकी यहाँ पे, क्यों स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो इफेक्ट नहीं होता शेयर होल्डर के आने से, जाने से, उनकी डेथ से, उनकी इंसॉल्वेंसी से, इन सब चीजों का कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कंपनी क्या करती है, स्टेबल होती है, उसका कंटिन्यू एग्जिस्टेंस होता है, जो हमने उसके मीनिंग में भी पढ़ा। ठीक है, तो ये भी फीचर है आपका, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेरिट बन जाएगा आपका ये फीचर कंपनी का, तो इसको भी आप याद रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। यहाँ पे स्कोप होता है एक्सपेंशन का, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी के पास जितने ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं उतनी ज्यादा कैपिटल होती है और फ्यूचर में भी वो और ज्यादा शेयर डिबेंचर इश्यू कर सकता है, उससे भी वो ज्यादा से कैपिटल रेज कर सकता है। इसके साथ ही साथ कंपनी अपना रिजर्व भी रखती है मेंटेन, जो वो यूज कर सकती है एक्सपेंशन पर्पज के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो स्कोप होता है कि उसका और डेवलपमेंट हो पाए और लार्जर एरिया को वो कवर कर पाए, वो ज्यादा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है आपकी कंपनी की। नेक्स्ट हियर, दैट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि जो भी पब्लिक होती है उसको कॉन्फिडेंस होता है कंपनी के एग्जिस्टेंस पे। आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, अपने जो भी अकाउंट होते हैं उसको ऑडिट करवाती है सीए से, उसको करवाना ही पड़ता है। कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज है या जो भी उसकी रिपोर्ट है उसको पब्लिश करना पड़ता है, पब्लिक को शो ऑफ करना पड़ता है अपने शेयर होल्डर को। तो इस तरीके से कंपनी को क्या होता है, मतलब कंपनी का जो पब्लिक होती है उसको क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है कंपनी पे कि हाँ ये गलत नहीं करेगी, क्योंकि गलत करेगी तो ये पकड़ी जाएगी और ये अपने डेटा रिवील कर रही है, ये सारी चीजें हमारे पास है, अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं, प्रॉपर कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है। तो वहां पे क्या होता है, पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, एक भरोसा हो जाता है कंपनी पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेरिट हो जाती है कंपनी के लिए कि जितना लोगों का भरोसा हो उतना ज्यादा वो उस पर ट्रस्ट करेंगे, शेयर होल्डर बनना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कंपनी की। मूविंग ऑन नेक्स्ट हियर, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। हमने देखा था पार्टनरशिप में आप शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकते जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का ऑप्शन होता है। आप शेयर जो है किसी दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में मुझे इसका अच्छा रेट मिल रहा है तो आप उसको बेच सकते हैं, वो दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी आपको रोकेगी या पे कोई प्रेशर आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत एडवांटेज है आपकी कंपनी की। और यहाँ पे जो लास्ट आ जाती है वो आती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब कि जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल इन द सेंस कि जो कंपनी में, सिंस कंपनी पास बहुत पैसा है, कैपिटल है, बहुत अमाउंट है, तो वो प्रोफेशनल लोगों को हायर कर सकती है जो उसके मैनेजमेंट को देखे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो बहुत ही एजुकेटेड होते हैं कंपनी के, है ना, उनको हायर कर सकती है। और जो मैनेजर को वो हायर कर रही है, अच्छे मैनेजर को, वेल क्वालिफाइड मैनेजर को, तो वो मैनेजमेंट भी क्या कर पा रहे होंगे, अच्छा कर पा रहे होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जो कि एक एडवांटेज है आपकी कंपनी।
मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज व्हाट आर द डीमेरिट ऑफ योर कंपनी। के यहाँ पे हमने देखिए एडवांटेजेस कंपनी की क्या क्या है, एडवांटेज है तो डीमेरिट भी होंगी। तो अब हम डिस्कस करने वाली कौन कौन सी डीमेरिट है आपकी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सो पहली आ जाती है यहाँ पे डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको इनकॉर्पोरेशन के दौरान अगर आप प्रोसेस के लिस्ट देखें तो बहुत ज्यादा होती है। आपको नेम क्लॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ढूंढना, प्रमोटर को ढूंढना, इन सबको लाके कंपनी को खड़ा करना, उसको कमेंसमेंट जो है वो लेना, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जो बहुत लोग करना नहीं चाहते। इसलिए कंपनी जो है हम कहते हैं डिफिकल्टी होती है फॉर्मेशन में। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है आपकी कंपनी का। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सिक्रेसी। लैक ऑफ सिक्रेसी मतलब कि जो बात सीक्रेट रहने चाहिए वो कंपनी में नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मीटिंग करनी पड़ती है, वहां पर डिस्कशन करना होता है, सब लोग बात सुन रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड लोगों तक वो बात रह जाए, उस बात कहीं ना कहीं सब तक शेयर होनी जरूरी होती है, क्योंकि सबका राइट भी है कि आप उसके सामने आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। तो ये क्या होता है, जो अगर हम बात करें कि सीक्रेसी रहती है यहाँ पे तो वो नहीं रहती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है आपकी कंपनी का। दैट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है कंपनी में तो जितने शेयर होल्डर हैं, अगर शेयर होल्डर नहीं भी है तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके थ्रू आपको डिसीजन लेना होगा। तो डिसीजन क्या करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे जाके देन फाइनल लेवल पे वो डिसीजन जो होता है वो हो पाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। अगर आपको क्विक डिसीजन लेना है तो आप इतनी जल्दी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आपको मीटिंग अरेंज करनी होगी, और जरूरी नहीं कि सारे शेयर होल्डर जो इसमें पार्टिसिपेट करने जरूरी है वो सब उस टाइम पे अवेलेबल ही हो। तो ये क्या होता है कि क्विक डिसीजन नहीं होता। सोल ट्रेडर में क्या आप अकेले हैं, आपको कोई डिसीजन लेना आप तुरंत ले सकते हैं, पार्टनरशिप में भी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कंपनी में ये आपको डिमेरिट जो है वो देखने को मिलती है। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच की कमी होती है। जैसे आपने देखा पार्टनरशिप में मेरा फर्म है, हम पार्टनर्स का 2-3 लोग का है, तो हमारा उसमें टच रहता है, हमें इसमें इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि हमें पता हाँ हम ये हमारी है, ठीक है। सोल ट्रेडर का भी उसमें पर्सनल टच रहता है, क्योंकि वो उसका है, तो वो टाइम टू टाइम वो हर चीजों को एक्टिविटी ले रहा है, अरेंज कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसको ही करना है सब कुछ। यहाँ पे कंपनी क्या होता है, लोगों को हायर करती है, तो सब जो बाहर से लोग आके हमारी कंपनी के लिए काम करे, वो जरूरी नहीं है कि उसको अपना समझ के काम करे, जिस तरीके से हम सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में देखते हैं। तो यहाँ पे हम यही कहते हैं कि पर्सनल टच की कमी होती है कहीं ना कहीं, तो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये भी एक डीमेरिट है आपकी कंपनी की। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज मोर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। हमने देखा कंपनी एक्ट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, गवर्नमेंट भी आप पे कुछ ना कोई पाबंदी लगाती है। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट के भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन भी आपको फॉलो करने, रिजिडिटी भी एक तरीके से आपको देखने को कंपनी में मिलती है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा काफी परेशान भी हो जाते हैं कि उनको बहुत ज्यादा लीगल चीजें हैं जो फुलफिल करनी पड़ रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मोर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन and more rigidity of rules and regulation that you have to follow अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। मूविंग टू लास्ट हियर, दैट इज नेग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब कि आपको पता है जो शेयर होल्डर मेजॉरिटी में होते हैं उनमें से ही कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाता है, वो मेंबर बन सकते हैं, तो क्योंकि उनको ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो अपॉइंट हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो माइनॉरिटी में होते हैं, मतलब कि जो लोग कम में हैं, उनके चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, उनकी राय को हम डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ऐसा हम मेजॉरिटी को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं आपके साथ जो जुड़े हुए कंपनी के साथ, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये भी एक उनमें एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज आपकी कंपनी की, क्योंकि जो लोग मेजॉरिटी में होंगे उनकी डिसीजन को लेंगे तो हो सकता है वो जिस तरीके से चाहे वो कंपनी को डोमिनेट करना चाहेंगे, तो वो भी हो सकता है आपके एक डीमेरिट में। तो ये सारी हमने डिस्कस की है, कौन कौन सी मेरिट है आपकी, कौन कौन से डीमेरिट है यहाँ पे। So now guys we are starting with this topic, that is Hindu undivided family is what? Hindu undivided family क्या है? एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है। जैसे कि हमने बहुत सारे फॉर्म पढ़ रखे हैं, इसमें पार्टनरशिप पढ़ी, हमने सोल ट्रेडर पढ़ी, कंपनी पढ़ेंगे आगे। तो इसी तरीके से ये भी एक क्या है, एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइप ही है, जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू से आप समझ रहे हो कि ये हिंदू कम्युनिटी को ही बिलोंग करती होगी। सो गाइज ये हिंदू से यहाँ पे मतलब सिर्फ हिंदू कम्युनिटी से भी नहीं है, यहाँ पे जैन और सिख इन लोगों की भी कम्युनिटी में ऐसे बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है कि ये टाइप के जो बिजनेस है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो इस टाइप के बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है वो आपकी इंडिया में ही मोस्टली क्या है पाई जाती है, राइट। और इसको गवर्न कोई अलग से एक्ट या लॉ नहीं करता है, इसको जो लॉ एक इसके लिए अलग से बना हुआ है वो है आपका हिंदू लॉ। वो इसको क्या करता है, डिफाइन करता है और इसके रिलेटेड फीचर्स को डिफाइन करता है। सो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में।
राइट। सो एग्जाम्पल से समझेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है और ये कैसे फॉर्म होती है और क्यों फॉर्म होती है। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें ये है मिस्टर एक्स, राइट, और इनके दो बेटे हैं मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। ठीक है, इनकी दो वाइफ, मतलब इनकी अलग वाइफ, इनकी अलग वाइफ, ये लोग हैं। एक पूरी फैमिली है जो एग्जिस्ट करती है। जो ये हैं आपके मिस्टर एक्स, ये क्या है, इनके फादर हैं और इनका क्या एक बिजनेस है। इनकी वाइफ है मिसेस एक्स, इन लोगों का क्या है, साथ में एक बिजनेस है जो ये रन करते हैं, एक बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है, इन दोनों के बच्चे हैं मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। अब ये जो बिजनेस है ये लोग चला रहे थे और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बट सडनली क्या हुआ, इनके जो फादर हैं, उनकी मदर, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, इनकी डेथ होने के बाद अब ये जो बिजनेस है वो अब इन दोनों बच्चों के पास एक ऑप्शन लेके आया, या तो वो बिजनेस को कंटिन्यू करें या तो उनके पास ऑप्शन है कि वो इस बिजनेस को क्या करें, बंद कर दें, और जो भी इसका प्रॉफिट है वो आपस में दोनों लोग क्या करें, जिस रेशो में या जिसे इनको समझ में आता है वो क्या करें, बांट ले, शेयर कर लें। ठीक है, दे हैव दिस ऑप्शन। सो इन लोगों ने क्या सोचा कि हमें नहीं पता हम कैसे इसको डिवाइड करें, या कौन एसेट ले, कौन ज़्यादा एसेट ले, किसका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, या इक्वल डिवाइड करें। और इन लोगों को भी ये भी लग रहा है कि बिजनेस जो है बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं कि हम इसको डिवाइड करें। तो हम किस तरीके से इसको फॉर्म करें कि हमारा प्रॉफिट भी इक्वल हो और कोई प्रॉब्लम भी ना आए और ये बिजनेस भी चलता रहे। ठीक है, इन्हें ये सोचा। तो इन्होंने जब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कंसल्टेंसी से या एडवाइजर से एडवाइस ली, तो उन्होंने इनको बताया कि आप इस बिजनेस को HUF के अंदर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी बिजनेस है वो चलता रहेगा, लेकिन जो बिजनेस है वो आप किसके अंडर आएगा, HUF के अंदर आएगा। जितने भी डिसीजन होंगे वो HUF के अंदर इसके रिगार्डिंग लिए जाएंगे, और जो भी इसका प्रॉफिट होगा या जो भी एसेट होगी वो आप में और आपके भाई में, मतलब कि जिनका खून का रिश्ता है उनके ओनर के साथ, जिनका ये बिजनेस था, उनमें क्या होगा, डिवाइड होता रहेगा, शेयर होता रहेगा। ठीक है, तो इनको क्या लगा कि हाँ बहुत सही है कि हम HUF के अंदर इसको रजिस्टर कराते हैं, इसको चलाते हैं। HUF इसकी चीज़ को गाइड करेगा, देखेगा, और इसमें क्या होगा, जो मैं हूँ, मेरा भाई है, हम दोनों लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बराबर इक्वली क्या होगा, शेयर होता रहेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसेट पे भी हमारा इक्वल राइट रहेगा, लाइबिलिटी में भी इक्वल राइट रहेगा। ऐसे कुछ भी इन लोगों ने डिसाइड किया। अब आता है कि इसमें क्या होता है, कर्ता होता है, और कर्ता जो होता है वो जिसकी एज ज़्यादा होती है वही होता है। सपोज करें इन दोनों भाई में इसकी एज क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, वाई की एज ज़्यादा थी, तो वाई क्या बन गया, कर्ता बन गया। कर्ता बनते ही इसके ऊपर एक भार ये आ गया कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी गई। मतलब इसको पावर तो बहुत मिली कर्ता की तरह इसको पावर क्या मिलती है इस लॉ में, इसको ये कहा जाता है कि जो कर्ता होता है, जो हेड होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस HUF का, वो पूरा इसको संभालता है, पूरा इसको चलाता है। ठीक है, जितने डिसीजन है वो ये लेगा, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। मतलब इसने कुछ डिसाइड किया तो ये इनसे लड़ने नहीं आ जाएंगी, इनकी वाइफ इनसे लड़ने नहीं आ जाएंगी, बिकॉज ही इज कर्ता। तो इसके पास इतनी पावर है कि वो सारे डिसीजन ले और वो सारी चीज़ों को क्या करे, मैनेज करे। ठीक है, और इसका ये भी काम होता है कि सारे जितने लोग इस HUF से कनेक्टेड हैं उन सबको साथ लेके चले, क्योंकि जिस दिन इन लोगों में आपस में लड़ाई हुई उस दिन HUF कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि बंद करो, तो खत्म करो, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कर्ता कितना इंपॉर्टेंट है। तो वाई बन गए आराम से कर्ता। इन्होंने बोला मुझे कर्ता बनना है, क्योंकि ऑब्वियस इनकी एज ज़्यादा है, तो इनको कर्ता HUF के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग इन्हें कर्ता घोषित किया गया, ये बन गए कर्ता। अब जो इनके भाई हैं वो क्या बन गए, अदर मेंबर में आ गए। ठीक है, ये को-पार्टनर है। को-पार्टनर मतलब इनके फादर से दोनों का क्या है, ब्लड रिलेशन है। इनकी वाइफ के साथ तो ब्लड रिलेशन था नहीं, तो वो क्या है, अदर मेंबर की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन जिनके साथ ब्लड रिलेशन वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे को-पार्टनर जो होते हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कहलाते हैं। तो टॉपिक में क्लियर करते चल रही हूँ टर्म्स वाइज कि कौन क्या है। ठीक है, अब कर्ता की एक चीज और आई बाहर कि अगर आपको इतनी पावर दे दी गई है तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनको कहा गया कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब कि जो अभी तक पढ़ते आए हैं कि अगर नुकसान हुआ तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी, पर्सनल एसेट से भी उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जो अदर मेंबर हैं आपके साथ जुड़े हुए इस HUF में, वो लोग बिल्कुल भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के पात्र नहीं है। वो लोग की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, मतलब जितना उनका हिस्सा है सिर्फ उतना ही वो देंगे, अगर कोई नुकसान हुआ उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये हमने पढ़ा कि यहाँ पे ये पूरी टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। तो अब ये बिजनेस बिल्कुल अच्छी तरीके से चलने लगा। HUF के अंदर जो रजिस्टर्ड है, अब इन दोनों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट बराबर बराबर मिल रहा है।
और इनके जो वाइफ है जो अदर मेंबर में आएंगे क्योंकि इनका ब्लड रिलेशन नहीं है, वो लोग भी शेयर कर रही हैं, राइट। लेकिन जिनका ब्लड रिलेशन होता है वो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेते हैं, उनकी एसेट पे भी हिस्सा होता है, लायबिलिटी में भी हिस्सा होता है। लेकिन जो अदर पार्टनर्स में आ रही है मतलब अदर मेंबर में जिनका ब्लड रिलेशन नहीं होता, लाइक वाइफ जो है इनकी, उनका क्या होता है, उनको एसेट में या प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट में हिस्सा उन्हीं लोग को मिल रहा होगा जो उनके माँ बाप की क्या है, बच्चे हैं, जिनका खून का रिश्ता है। इन दोनों लोग को क्या मिल रहा है, इनकी वाइफ को जो अदर मेंबर में है, इन लोगों को सिंपली जो आपका मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है, लाइक जो आपका खर्चा होता है, लाइक महीने का मैं बोलूँ मेरा 1000 का खर्चा मुझे ये सब सामान में लाना, तो वो इनको HUF प्रोवाइड करता है एज पर योर हिंदू लॉ। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट कही गई हैं। अब जैसे इनके बच्चे हुए, लाइक वाई और जेड के जो बच्चे हो गए, लाइक मान लीजिए यहाँ पे की डॉटर हुई है और एक सन हुआ है, इनका भी डॉटर सन है, तो इन दोनों के साथ भी क्या है, ब्लड रिलेशन है। तो इन दोनों को भी ऑटोमेटिकली जैसे ये पैदा हुए वैसे ही इनको भी उस प्रॉपर्टी में क्या मिलने लग जाएगा, हिस्सा मिलने लग जाएगा। लाइक यहाँ पे 50-50 था, अब इनके बच्चे हुए तो वो 50-50 नहीं रहेगा, अब इन 1 2 3 4 और इनकी डॉटर भी है 5 6, इन लोगों में डिवाइड हो जाएगा वो 100%। ठीक है, तो ये होता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हमने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कि 2 स्कूल होते हैं हिंदू लॉ के अंदर जो इसको गाइड करते हैं। पहला जो आता है आपका मिताक्षरा और दूसरा आता है आपका दया भाग। तो दया भाग और मिताक्षरा क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। जो मिताक्षरा होता है आपका वो पूरे ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, बंगाल और असम को छोड़ के। मिताक्षरा होता क्या है, मिताक्षरा जो होते हैं ये क्या है, थॉट्स होते हैं जो आपकी हिंदू लॉ को क्या करते हैं, मतलब हिंदू लॉ के अंदर ये कुछ मान्यताएं होती है, थॉट्स होते हैं जो आपके ये HUF को गाइड करते हैं। जो मिताक्षरा वाले चीज़ों को फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, इसमें कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लाइक इनकी डेथ हो गई, इनके फादर मदर की डेथ हो गई, तो जो प्रॉपर्टी है या अगर डेथ नहीं भी हुई तब भी अगर HUF में है तो फिर इनके बेटों को भी मिलेगा। मतलब कोई भी आप क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डेथ होने के बाद ही। ठीक है, अगर डेथ नहीं भी हुई इनके मम्मी और फादर की तो इनके फादर की जो HUF के अंदर बिजनेस था उसमें रजिस्टर हो गया HUF में, तो उनके दोनों बच्चों का भी ऑन द स्पॉट हिस्सा लगने लग जाएगा, उनके 2 बच्चों का भी लगने लग जाएगा, मतलब जिनका भी ब्लड रिलेशन उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने लग जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मिताक्षरा यही कहता है कि अगर मदर एंड फादर है, उनकी प्रॉपर्टी है, HUF में रजिस्टर्ड है वो, तो इनके बच्चों को भी उसमें ऑटोमेटिकली हिस्सा मिलने लग जाएगा। उनके बच्चों को भी जैसे उनका जन्म हुआ वैसे ही उनको प्रॉपर्टी या प्रॉफिट में शेयर मिलने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली वो उसके क्या हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे। बट जो आपका यहाँ पे दया भागा स्कूल ऑफ सिस्टम है जो कि आपका बंगाल असम में अप्लाई होता है, वो बिल्कुल इसके क्या कहता है, अपोजिट कहता है। वो थोड़ा सा और मुझे लगता है दिमाग लगा लेता है। वो ये कहता है कि जब तक इनके मदर फादर की डेथ नहीं होगी तब तक इनके 2 बच्चों को HUF में हिस्सा नहीं मिलने लगे। मतलब ये नहीं कि आप बस आज पैदा हो गए और आपका मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा लगने लग गया, आपको आज से ही पैसे मिलने लग गए, ऐसा नहीं होगा। अगर इनकी डेथ हुई तो इनके 2 बच्चों को या इनके सन है या डॉटर है जिनका भी ब्लड रिलेशन उनको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और अगर जैसे कि इनको मिलने लग गया, जैसे इनके सन है, एक डॉटर है, इन दोनों को हिस्सा मिलने लग गया। और अगर इन दोनों की डेथ होगी, मतलब कि जब इनकी डेथ होगी तभी अगर इनके 2 बच्चे, अगर कोई भी बच्चे हैं उनको हिस्सा मिलेगा। सपोज करें कि दोनों की डेथ नहीं हुई, किसी की भी डेथ नहीं हुई, तो इन दोनों को, इनके जो बच्चे उनको हिस्सा अपने आप से नहीं मिलने लग जाएगा कि आज आप जन्मे हैं और आज ही आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने लग गया। ठीक है, तो ये कहता है आपका दया भागा, ये थोड़ा क्या कहता है, ज़्यादा दिमाग लगा लेता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, इसके पूरे मीनिंग क्या है विद एग्जांपल, और पूरा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट्स फीचर इन शॉर्ट। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद दिस थिंग कि व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फीचर्स। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैंने आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, तो उन फीचर्स को ही हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है कर्ता। कर्ता हमने डिस्कस किया था क्या होता है, हेड होता है इस HUF का, मतलब कि जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है एज में उसको ही क्या बना देते हैं, कर्ता बना देते हैं। कर्ता के पास सारी पावर होती है एक HUF को गाइड करने की, गवर्न करने की, मैनेज करने की। इसके पास एक काम भी होता है कि जितने भी इस HUF के मेंबर्स हैं उनको सबको साथ में लेके चले और उनको देखता रहे कि वो किस तरीके से वर्किंग में पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनको गाइड करता रहे टाइम टू टाइम। इसके पास ये सारी पावर होती हैं और इसके जो डिसीजन है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ये भी इसके पास पावर होती है। तो ये आप याद रखेंगे पहला फीचर कि यहाँ पे क्या होता है, कर्ता होता है HUF में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। जो कर्ता होता है जिसके पास इतनी सारी पावर, इतना सारा चीजें हैं, तो इसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर फर्म में कोई लॉस हुआ, HUF में कोई लॉस हुआ, तो जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे तो लायबिलिटी एज लिमिटेड है, तो उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना उनका हिस्सा है। बट कर्ता को
अपनी पर्सनल एसेट और प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाए उस नुकसान को पूरा करने के लिए, तो वो वहां पे करेगा, राइट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अदर मेंबर। जैसे हमने डिस्कस किया, जो अदर मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अदर मेंबर में हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, लाइक जैसे कि आपके को पार्टनर्स हैं, को पार्टनर मतलब जिनका भी ब्लड रिलेशन है, जो कि इस HUF के मेंबर हैं, ठीक है। एक ये होते हैं और एक अदर मेंबर आते हैं, दोनों को मैं डिफाइन करने वाली हूँ। को पार्टनर बेसिकली कौन कहलाते हैं, जिनका ब्लड रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जिनका भी बिजनेस है मेन HUF का, उनके जो भी बच्चे हैं या जो भी सन है या जो डॉटर है, जिनका ब्लड रिलेशन होता है, वो कहलाते हैं को पार्टनर। को पार्टनर का बेनिफिट क्या होता है कि इनका जो भी HUF है उसमें शेयर में हिस्सा होता है, मतलब जो भी प्रॉफिट है उसमें पूरा हिस्सा इनको दिया जाता है, और साथ ही साथ उनकी जो एसेट है उसमें भी इनका हिस्सा होता है। तो ये होते हैं आपके को पार्टनर। लेकिन जो अदर पार्टनर्स आते हैं, मतलब जिसमें अदर मेंबर्स आते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉन को पार्टनर होते हैं, मतलब उनका ब्लड रिलेशन नहीं होता है। लाइक सपोज करें कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे हमारे एक HUF है, लाइक मेरे फादर की एक HUF है, मैं उसमें को पार्टनर हो जाऊंगी क्योंकि मेरा उनसे क्या है, ब्लड रिलेशन। बट अगर मेरे कोई हस्बैंड है, राइट, सो वो क्या है, अदर मेंबर में आएंगे, मतलब उनका तो उस मेरे फादर से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो वो क्या है, अदर पार्टनर्स में या अदर मेंबर में आएंगे, मतलब मुझे क्या है, इस प्रॉपर्टी में बिल्कुल हिस्सा मिलने वाला है, पर उनको जो है वो हिस्सा नहीं मिलने वाला है। उनको क्या कहते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंस दे सकता है HUF, मतलब कि उनके जो भी खर्चे हैं महीने के वो दे सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि अगर प्रॉफिट है तो उनको भी हिस्सा मिलने लग जाएगा, या फिर अगर कोई आगे HUF डिसॉल्व होती है तो उनको भी उस प्रॉपर्टी में या एसेट में हिस्सा मांगने का राइट है, राइट। सो हमने यहाँ डिस्कस किया कि को पार्टनर और अदर मेंबर क्या होते हैं। तो जो को पार्टनर होते हैं और ये जो अदर मेंबर होते हैं, इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, मतलब कि जितना इनका हिस्सा है उतना ये पैसा देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी कर्ता की ही होती है। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर, दैट इज डेथ ऑफ एनी मेंबर डज नॉट डिसॉल्व दिस HUF। मतलब अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि HUF आज को बंद होने को आ जाएगा। लाइक बहुत सारे पार्टनर्स हैं, सपोज करें एक मतलब HUF है जिन्होंने ओनर है, उनके 2 बच्चे हैं, सपोज करें उन 2 बच्चों के भी 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी एक बच्चे की डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका HUF बंद हो जाएगा, HUF आपका कंटिन्यू रहेगा। देयर इज नो सच केस कि इस केस में आपका HUF बंद होगा, राइट। सो HUF बंद क्या होगा, वो होगा आपका नेक्स्ट फीचर, दैट इज HUF जो होता है वो आपका बंद होता है इन केस अगर सारे जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी को पार्टनर वो एग्री कर जाए कि हाँ हमें HUF को डिसॉल्व करना है, खत्म करना है इस HUF को, तो वो कर सकते हैं। अब आपने देखा कि HUF में जैसे जैसे पार्टनर्स बढ़ते जाते हैं, अगर आप मिताक्षरा फॉलो करते हैं तो क्या होता जाता है कि आपकी जो हिस्सा है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि कोई भी तुरंत पैदा हुआ वैसे ही उसका हिस्सा लग गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हिस्सा कम से कम होता जाता है। तो बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि उसको वाइंड अप कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे नेक्स्ट फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए लोग HUF फॉर्म करते हैं, वो होता है इनकम टैक्स से बचने के लिए। इनकम टैक्स से बचने के लिए मतलब इसमें इनकम टैक्स की छूट मिलती है काफ़ी ज़्यादा, तो उन सारे फीचर्स को लेके भी लोग HUF फॉर्म करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी ओनर थे उन्होंने बस इसी को लेके फॉर्म किया कि इनके बच्चों में आपस में प्रॉपर्टी के लिए कोई विवाद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने फॉर्म किया। बट ऐसा भी हो सकता है कि इनकम टैक्स के बेनिफिट्स को उठाने के लिए भी वो HUF फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो ये वाला फीचर्स भी आप याद रखेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द फीचर ऑफ योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद द मीनिंग फर्स्ट। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो लोगों के सहयोग से बनी हो, राइट। जो वो लोग जो एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम हो, जो एक वेलफेयर मोटिव को प्रमोट करना चाहते हैं, वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मीन कोऑपरेशन मींस टू वर्क टुगेदर एंड सोसाइटी दे फॉर्म टुगेदर एसोसिएशन, राइट। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है उन लोगों का, उन मेंबर्स का जो सेम इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेम बैकग्राउंड लेवल से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, किसी भी बिजनेस जिससे रिलेटेड वो कुछ करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बिजनेस रन करना चाहते हैं, सर्विसेज बेचना चाहते हैं, एक साथ कंबाइन करके उसको फॉर्म अप करते हैं
और एक साथ क्या करते हैं, वेलफेयर जो होता है एक पूरे मेंबर्स का, उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब सिर्फ अपना ही बारे में नहीं सोचते हैं, जितने भी एसोसिएशन में लोग जुड़े हैं उन सबके वेलफेयर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये होती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना भी बहुत जरूरी होता है, ये कंपलसरी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और उसे समझेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेचर और फीचर ऑफ योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सपोज यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फार्मर्स का, लाइक ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं जो माइग्रेंट है, मतलब स्मॉल फार्मर, उनके पास इतना पैसा नहीं हो, बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके पास बहुत पैसा। तो अगर कोई भी प्रोड्यूसर है जो वो बेच रही है मशीन्स, तो वो उनको प्रेफरेंस करेगी देना जो बड़े फार्मर्स हैं, क्योंकि वो ज्यादा पैसा दे पाएंगे, उसको टाइम पे चुका पाएंगे इन कंपैरिजन टू स्मॉल फार्मर जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो जाती है बिग फार्मर के पास एज कम्पेयर टू योर स्मॉल फार्मर। उनके लिए बहुत इजी है रॉ मटेरियल को ले पाना, बल्क में बड़ी बड़ी मशीनों को ले पाना, लेकिन स्मॉल फार्मर का इतना पैसा नहीं है कि वो इन सब चीजों को अफोर्ड कर पाए, भले ही उनको इस चीज की जरूरत है प्रोडक्शन के लिए। तो अब क्या किया जाए, किया ये जा सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। ये जो फार्मर्स हैं जो एक टाइप के प्रोफेशन में डील कर सकते हैं, ये सब आपस में मिलके, खूब सारे फार्मर्स मिलके, मान लीजिए जितने भी फार्मर्स हैं 150, ये सब मिलके एक फॉर्म कर ली सोसाइटी जो हो सकती है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये लोग फिर क्या कर सकते हैं कि बल्क में जब पैसा ये लोग अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उतना जो पैसा एक लगा रहा था, जो नहीं पूरा कर पा रहा था, सब अगर मिलके लगाते हैं उतना पैसा हो जाता है, तो वो मशीन को खरीद सकते हैं, उस मशीन से फिर सब अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड देन उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मोटिव प्रॉफिट का नहीं है, यहाँ मोटिव है कि सबका वेलफेयर हो पाए, मुझे भी मशीन मिल पाए, इनको भी मशीन मिल पाए, ताकि हम सब प्रोडक्शन जो है वो कर पाए। ऐसा नहीं कि मुझे मशीन मिल गई, मैं अपने बारे में बस सोच रही हूँ, जैसे कि बिग फार्मर अपने बारे में सोच रहे थे। वहाँ मोटिव प्रॉफिट का नहीं, यहाँ मोटिव है सेल्फ वेलफेयर का और सबके वेलफेयर का, इसीलिए हमने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करी है। राइट, सो ये हमने यहाँ पे देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। अब आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होता है। तो गाइस, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 का, उसके अंदर अपनी ये जो सोसाइटी जो आप फॉर्म कर रहे हैं उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नेक्स्ट थिंग जो चीज यहाँ पे चाहिए होती है वो होती है कि मिनिमम 10 मेंबर आपके पास होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं 10, लेकिन चाहिए होते हैं एडल्ट मेंबर, मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर चाहिए होते हैं जिनकी एज 18 प्लस होती है, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपनी फॉर्म कर सकते हैं। राइट, और यहाँ पे जो मोटिव है क्या, वो है सर्विस मोटिव, और जो वेलफेयर है उसको आपको ध्यान देना, और जो एसोसिएशन है वो होता है वॉलंटरी, मतलब कि फ्री एंट्री एग्जिस्ट है। यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि नहीं सिर्फ हम ये हिंदू लोगों को ही इसमें इन्वॉल्व करेंगे या सिर्फ मुस्लिम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी नहीं होती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या है। सो गाइस, इसके जो फीचर्स हैं वो आपको इसके मीनिंग से ही देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें अपने पहले फीचर की, तो वो आता है आपका वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मैंने इतने बार आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होती है मेंबर्स की। यहाँ पे आपको जो जबरदस्ती के साथ नहीं मेंबर बनाया जाता, आपकी विलिंगनेस है, मेरी विलिंगनेस है कि मैं अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मेरा मन है तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, मेरा मन है तो मैं वहां से हट सकती हूँ। तो ये क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपको एंट्री देने पे या एग्जिट करने पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला फीचर, दैट इज वॉलंटरी एसोसिएशन। नेक्स्ट फीचर है दैट इज सर्विस मोटिव। मोटिव क्या है, सर्विस है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, यहाँ पे सर्विस देना है, यहाँ पे वेलफेयर को कंसीडर करना है कि जो हमारे मेंबर है जो एक पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की, हम उनको वेलफेयर दे पाए। ये नहीं कि हम अपना प्रॉफिट, हम अपना पैसा खट्टी करी कैपिटल, उससे मैं अपना फायदा लगाने में लगी हुई हूँ कि नहीं मुझे अपने एसेट बिल्ड करने, ये वो नहीं। जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े उनका हमें वेलफेयर करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नेक्स्ट फीचर आ जाता है स्पिरिट कोऑपरेशन। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन मतलब क्या है, यहाँ पे आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए कि आप लोग एक कोऑपरेशन के साथ आए हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेशन पे डिपेंड करती है। अगर आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है कि आप लोग एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे का वेलफेयर के आप देखना चाहते हैं, तो फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी ज्यादा टाइम तक, वो आपकी बंद ही हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्लैशेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। तो एक स्पिरिट होनी चाहिए कोऑपरेशन की कि आप लोग एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, एक दूसरे के
कॉपरेशन के साथ एक दूसरे का वेलफेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर दैट इज रजिस्ट्रेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 10 मिनिमम एडल्ट मेंबर होने चाहिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो ये क्या है, एक रिक्वायरमेंट है और ये एक फीचर भी हो जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती कि कोई नुकसान हुआ अगर सोसाइटी में तो उसका सबको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से देना पड़ जाएगा। तो फिर फायदा ये क्या हुआ आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने, क्योंकि लोग वीकर हैं, अगर फार्मर स्मॉलर है उनका वो भी चला जाएगा, इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो वो क्यों ही इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आना ही पसंद करेंगे। इसलिए क्या होती है, लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बस उतने तक ही जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, उनकी लिमिटेड होती है। तो ये फीचर भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दैट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, मतलब कोई जोर जबरदस्ती वाला नहीं होता। यहाँ पे जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो अपॉइंट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करते हैं लोग, जो मेंबर उनको अपॉइंट करते हैं उनके पास एक ही वोट होता है, मतलब पर मेंबर 1 वोट होता है। तो एक मेंबर 1 वोट देकर ही क्या कर सकता है, मैनेजिंग कमेटी के लोगों को इलेक्ट कर सकता है, जो कि क्या करेगी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चीजों को मैनेज करेगी। तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, मतलब कोई बायसनेस नहीं है कि आपके पास अगर ज्यादा कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट तो आपके पास ज्यादा वोट आप दे सकते हैं, ज्यादा आपके पास राइट हो जाए, जैसे आपने कंपनी में देखा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक। जैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, 1 पर्सन 1 वोट देके अपना जो रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट करता है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, राइट। सो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑटोनॉमी एंड स्टेबिलिटी, जो कि लास्ट है। दैट इज कि यहाँ पे क्या होती है, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, ऑटोनॉमी देखने को मिल जाती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस क्या है, वही है, सेपरेट है, मतलब कि उसके मेंबर पे डिपेंड नहीं करता। मेंबर वॉलंटरी एसोसिएशन है तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी बंद हो जाएगी या कल को वो खत्म हो जाएगी, तो ये नहीं होता, उसका फर्क नहीं पड़ता है लोगों के आने जाने से, वो अपना कंटिन्यू एग्जिस्टेंस जो है वो करती रहती है, राइट। सो ये हमने कुछ देखे फीचर्स और इसके साथ ही साथ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को आप देखेंगे, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होगा, उसके टाइप से रिलेटेड होगा, राइट गाइस। इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप चाहे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।